Hello student, question number 2.14. Two tiny spheres of carrying charge 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. दो charges हैं, एक ये है और दूसरा ये है मान लीजिए. इस पर चार्ज है 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे. फाइंड द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस. अब ये इन दोनों चार्जेस की लाइन जॉइनिंग है. फोर्स ऑलवेज कहाँ लगता है? अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस. तो इसका मिड ये होगा. अब इस पॉइंट को हम इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, इसको P बोल दीजिए. तो we have to find out electric field at point P and electric potential due to these two charges at P. तो पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है. तो जब भी कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हमें एक टेस्ट चार्ज रखना होता है. टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो ये वाला चार्ज कितना है? ये पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा. अब इसे मान लीजिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 और इसकी वजह से आया E2, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस. तो वो कैसे आएगा? ई नेट अब इन चार्जेस पहले अलग अलग लिख लीजिए. E1 कितना है हमारे पास? इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना? 30 का आधा कितना हो जाएगा? यदि पूरा 30 है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. इंटू सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. ऐसे ही E2 इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे E2 लगा लीजिए. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस अगेन वही 15 इंटू 10 की पावर -2. अब इसमें कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये टर्म ज़्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली E2 विल बी ग्रेटर. तो E जो नेट आएगा, E नेट कैसे आएगा? E नेट आएगा यहाँ पर E2 माइनस E1 करके, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? E2 कौन लगा रहा है? ये वाला लगा रहा है, तो नेट जो बचेगा इस डायरेक्शन में बचेगा टुवर्ड्स दिस चार्ज. अब इसे इक्वेशन A बोला था आपने, A में इन दोनों वैल्यूज को डाल दीजिए तो डिफरेंस आ जाएगा. ये कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.5 इंटू 10 की पावर, ये बड़ा है ना? यस. तो इसे हमें पहले डालना पड़ेगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 होता है इंटू 10 की पावर -4. ऐसे ही इसका 1.5 इंटू 10 की पावर -6 ओवर 15 का स्क्वायर 225 10 की पावर -4. अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं. इन दोनों में 10 की पावर -6 बाहर आ रहा है कॉमन, और नीचे भी ये टर्म बिल्कुल सेम है तो ये भी बाहर आ जाएगा 225 इंटू 10 की पावर -4. ये बचेगा 2.5 माइनस 1.5. जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 इंटू 10 की पावर 3 ओवर 225 इंटू 10 की पावर -4 1.5 1.0 2.5 माइनस 1.5 तो ये आ जाएगा. तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर ये पावर ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 225 इंटू 10 की पावर 7. इसको हम लिख सकते हैं
900 इंटू 225 10 की पावर 5। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 900 डिवाइड बाई 225, तो ये 4 बार आई थिंक जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब। नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी दिस मच। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना था, पोटेंशियल बताना था इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल क्या होता है, B बराबर B1 प्लस B2। B1 हमारे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज की वजह से Q1 अपॉन डिस्टेंस, Q1 कितना है, Q1 हमें गिवन है 1.5 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस इज हाउ मच 15 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ऐसे ये टर्म भी कॉमन आ रहा है, बाद में अभी इसे बाहर ले लेंगे, 2.5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 की पावर -2। तो इसमें काफ़ी कुछ कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और ये टर्म भी कॉमन आ रहा है 10 की पावर -6, और ये 15 इंटू 10 की पावर -2 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर बचेगा प्लस यहाँ पर ये 1.5 आएगा प्लस 2.5। अब देखिए इसको हम 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये है आपके पास 10 की पावर -4 हो जाएगी, प्लस 2 ऊपर जाएगी, ओवर 15, ये हो जाएगा 4। अब इसको हम और एडजस्ट कर सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 5 बचेगा अपॉन 15 इंटू 4, 9 4 जो 36 होता है, 36 डिवाइड बाई 15 10 की पावर 5, एक जीरो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 की पावर 4। इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 15 डिवाइड करेगा 360 को, 2 टाइम जाएगा पहले, 6 2 4 24 समथिंग, यस ये आएगा 2.4 10 की पावर 5 वोल्ट। इसका ये ए पार्ट आ गया। अब देखिए बी पार्ट में हमें करना है पॉइंट 10 सेंटीमीटर अबव दिस मिड पॉइंट। अब ये जो है इसका इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर हमें क्या बताना है, नॉर्मल एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या बताना है, फील्ड बताना है। तो देखिए यही डायग्राम, इसमें आपको ये मान लीजिए चार्ज है पहला, ये दूसरा है, और ये इसकी लाइन जॉइनिंग है, और ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। आपको इस डिस्टेंस, ये पूरा कितना था 30, तो ये 15 इंच हो जाएगा, और ये 10 है, तो ये इस पॉइंट पे निकालना है आपको। यहाँ पे पोटेंशियल भी बताना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है। तो देखिए ये चार्ज कितना था, पहला चार्ज आपके पास कितना गिवन था, 1.5 10 की पावर -6, और ये कितना था 2.5 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए यहाँ पर जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड आएगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर होगी, इस वाले की वजह से ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इसे E2 बोल दीजिए, इसको मिला दीजिए, लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। अब देखिए ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऐसे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा। तो कहने का मतलब जब इसको रिजॉल्व करेंगे E1 को, तो E1 cos थीटा आएगा इधर, ऐसे E1 sin थीटा आएगा।
इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। ऐसे इसके दो पार्ट्स होंगे, एक इधर आएगा E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से ये जो चार्ज है इसकी वजह से फील्ड इधर आया, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक इधर हो गया। ऐसे इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर आया, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो नेट फील्ड जो होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो एडअप होगा। तो पहले EX कैसे आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एंड EY, ये सॉरी माइनस होगा क्योंकि डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं EX को E1 माइनस E2 cos थीटा। ऐसे ही EY जो होगा Y के अलोंग, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E1 cos थीटा, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। तो EY आ जाएगा E1 प्लस E2 sin थीटा। हमें नेट फील्ड निकालना है। एक इन दोनों का नेट x डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का नेट y डायरेक्शन में आया, तो नेट फील्ड कैसे आएगा, E इक्वल्स टू EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। अब देखिए पहले हमें, यदि ये पूरा 30 था तो ये 15 हो गया, ये 10 है तो ये कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 100 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये 325 हो गया। 325 का यदि स्क्वायर रूट लूँगा तो कितना आएगा, ये 18 आएगा समथिंग। तो ये साइड कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल से cos थीटा निकालिए क्योंकि cos थीटा हमें ज़रूरत पड़ेगी। cos थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 15 अपॉन 18 एंड साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर 10/18। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब देखिए EX निकाल लेते हैं पहले। EX कितना आएगा, EX हमारे पास डिफरेंस है तो E1 माइनस E2 cos थीटा। cos थीटा कितना बताया मैंने, 15/18। E1 कैसे आएगा, E1 हमने किसके लिए निकाला था, इसके लिए निकाला था, तो डिस्टेंस ये यूज होगा, चार्ज ये यूज होगा। तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस 18 का स्क्वायर 324। ऐसे ही इसकी वैल्यू डालिए E2 की, ये E2 इसकी वजह से आया है तो ये आ जाएगा 1/4 पाई, इसे इक्वेशन B बोल दीजिए। अभी यहाँ वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये होगा उतना ये होगा 324। अब देखिए इसमें cos थीटा ये वैल्यू भी थी 15/18। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रहा है तो इनको बाहर ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/324 इंटू 10 की पावर माइनस 6 1.5 इसमें हमें ये ज़्यादा होगा तो हमें E2 माइनस E1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन रिवर्स कर लीजिए बस, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 1.5 इंटू 15/18। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप 9 इंटू 10 की पावर 9 जानते हैं, ये 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 324, ये आ जाएगा 1 और ये 15/18। अब देखिए ये 3 से 6 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, तो कितना आएगा 9 5 जा 45 और नीचे कितना है 3 2 4 इंटू 6 10 की पावर प्लस 3 बचेगी।
यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 से 2 टाइम कट जाएगा, 3 से ये 15 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 15/3, 24 का ट्वाइस हो जाएगा 648, और मैं 2 जीरो इस्तेमाल कर लेता हूँ, 10⁻⁴। जब 1500 को डिवाइड करेगा ये, तो ये अराउंड आएगा पावर में कहीं -6 + 9 एंड ये सेंटीमीटर वाला था ना, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स वाई 4 पावर और पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। 324 जो कॉमन आया था, तो इसको आपको 10⁻⁴, तो ये +-2 हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी ये, और -2, और तो ये बचेगी पावर आपकी यहाँ पर +7 बचेगी। आपने 2 जीरोज इस्तेमाल कर लिए, तो यहाँ पे पावर बचेगी 5, तो ये आएगा अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.3 × 10⁵ समथिंग वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जैसे ये EX आया है, ऐसे ही EY आएगा। EY के लिए EY भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो EY हमें यहाँ पे दोनों का सम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और क्या होगा, EY में sin थीटा वाला टर्म आएगा, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, मुझे यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, चलिए इधर ही देखते हैं। EY जो आएगा E1 + E2 sin थीटा। E1 हमारे पास कितना है, 1/4πε0, और चार्ज 2.5 × 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस 18 × 10⁻⁻4, 324 हो जाएगा, 324 10⁻⁴। ओके, एंड ऐसे ही ये वाला टर्म आएगा 1/4πε0, और ये E2 में चार्ज आएगा आपका, हमने पहले E1 लिया है ना, तो वो तो दोनों साइन, ओके, तो 1.5 और 10⁻⁻6 अपॉन 324 10⁻⁻4 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है इस ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा 18/15 10/18। तो ये टर्म कॉमन आएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो वी विल गेट वैल्यू अराउंड 6.17 × 10⁵ वोल्ट। अब ये वैल्यूज को, ये हमारे पास EY आ गया और ये हमारे पास EX आ गया, ये EX है, ये वैल्यू इक्वेशन बी में डाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन बी तो E आ जाएगा, इसका स्क्वायर नियरली 4 से ऊपर जाएगा, और इसका 36 आएगा, तो 41 समथिंग आएगा। 41 का स्क्वायर रूट लेंगे तो नियरली वो आएगा हमारे पास। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आएगा आपके पास 2.3
इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना गिवन आया था 6.17 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी विल गेट अराउंड 36 समथिंग होगा और ये 40 समथिंग हो जाएगा, 40 समथिंग, तो उसका स्क्वायर रूट नियरली 6 से ऊपर ही जाएगा, तो आंसर विल बी अराउंड 6.58 इंटू 10 की पावर 5 ये आ जाएगा। अब इसका एक पार्ट और रह गया, हमें यहाँ पे पोटेंशियल भी बताना है इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल के लिए क्या करना होगा, जस्ट इसी की तरह v1 प्लस v2 और इसमें डिस्टेंस आपको कौन सी लेनी होगी, डिस्टेंस इसमें आपको दोनों में 18 ही लेनी होगी क्योंकि और चार्जेस डिफरेंट होंगे, वो मैं यहाँ कर देता हूँ। इसका ये इस क्वेश्चन का पोटेंशियल वाला पार्ट, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा v1 प्लस v2। v1 इज हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा और डिस्टेंसेस दोनों में बराबर है वो भी कॉमन होगी। डिस्टेंसेस 18 इंटू 10 की पावर -2। चार्जेस, एक चार्ज कितना है हमारे पास 2.5, एक 1.5, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6। तो ये इसको ये देखिए यहाँ पर ये है 2, तो ये 11 हो जाएगा, पावर हो जाएगी आपकी 11 - 6 10 की पावर 5 और ये इसको 2 टाइम कट करेगा 2 समथिंग आएगा अराउंड, पोटेंशियल विल बी 2 समथिंग वोल्ट। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था और आपको काफ़ी पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन, लेकिन है इजी। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द mid of this point and on the equatorial axis. Hello student, question number 2.18 in electrostatic potential and capacitance. In this question, एक हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर बाउंड at a distance of 0.53 angstrom. Estimate the potential energy of the system in electron volt, taking the zero of the potential energy at infinite separation of the electron from the proton. B part में what is the minimum work required to free electron given that the kinetic energy of the orbit is half of the magnitude of the potential energy obtained in A. And C part में what are the answers of A and B above if zero potential are taken, zero potential energy is taken at 1.06 angstrom instead of 0.53 angstrom. So here we have to solve 3 answers. First of all, जैसे कि ये न्यूक्लियस मान लीजिए, न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कोर पार्ट ऑफ द एटम होता है, जहाँ पे एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इसके राउंड करेंगे। तो यहाँ पे ये एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को राउंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की ये डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी भी पॉइंट पे। तो जब ये कांस्टेंट रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी पोजीशन की वजह से क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो हमें निकालनी है पहले केस में। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पीई। पीई कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 चार्जेस के बीच में। जब भी कोई 2 चार्जेस, ये Q1 है, ये Q2 है और ये एक r डिस्टेंस पर होते थे, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई थी, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r।
तो ऐसे ही यहाँ पे ये Q1 है मान लीजिए और ये Q2 है, प्रोटॉन Q2 है और इलेक्ट्रॉन Q1 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बराबर है। तो यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R हमें कितना लेना है क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट इज अराउंड 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी वैल्यू हम कितनी जानते हैं, 9 × 10⁹ जानते हैं। Q1 इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम यहाँ पर, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, दो सिमिलर हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन R इज 0.53। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जूल में आएगा, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, वी हैव टू फाइंड आउट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो यहाँ पर 1 जूल में कितना आ जाएगा, 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 10⁻⁻19 EV। तो हमें इस टर्म को, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, उसको हमें क्या करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर ओवर 0.53 10⁻⁻10। इससे डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से, तो एक कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकल के आएगी 9 × 10⁻9 1.6 10⁻⁻19, एक कट गया नीचे, और कितना है 0.53 10⁻⁻10। अब यदि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर पहले पावर एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए -10 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 1.6 डिवाइड बाई 0.53। 16 9 जा कितना होता है 144, तो ये 14.4 हो जाएगा डिवाइड बाई 0.53। अब यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी किस में आ जाएगी, ईबी में आ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी ईबी में आ जाएगी, पीई। यही हमारा फर्स्ट टारगेट था, ईबी में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। जो इसको डिवाइड करेंगे तो ये नियरली आएगी 20 पॉइंट हटेगा, तो ये हो जाएगा 1440/53 EB। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 जा 10, तो ये अराउंड 27.2 समथिंग EB आएगी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, ये इसका एक पार्ट हो गया। अब देखिए व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए। अब देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी आपसे बोल रहे हैं हाफ ऑफ द पीई, हाफ ऑफ द पी करिए। पी हमारे पास कितनी आई थी, माइनस आएगी ये 27.2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये नेगेटिव हो जाती है। और हाफ ऑफ इसका करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -13.6 EB। अब के क्या होते हैं, अब टोटल एनर्जी, हमें यदि किसी सिस्टम को बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उतना ही उसको हटाने में भी उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन से दो एनर्जी यहाँ पे एसोसिएट है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए भी हमें उतनी ही नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, TE रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, PE प्लस KE। PE हमारे पास कितना था, -27.6, KE हमने निकाला
यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.6, ये -27 EV आया था, और हमारे पास के कितना आया है, -13.6 EV आया है। अब टोटल एनर्जी हमें चाहिए, P हमारे पास कितनी है, P हमारे पास है PE हमारे पास है 13 ये है हमारे पास ये, तो ये आएगी 13.6 के, हाफ ऑफ दिस है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम सिर्फ, तो ये आ जाएगा, ये कितनी है माइनस के हमने डाल दिया 13.6, और पी कितनी थी हमारे पास -27.2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बचेगी, -13.6 EV। तो ये अभी भी टोटल एनर्जी में आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो ये इसका क्या आ गया, बी पार्ट। तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए। तो इसके अपोजिट हमें काउंटर वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन रिक्वायर्ड -13.6 EV, तो ये आ जाएगा +13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब देखिए सी पार्ट में बोल रहा है व्हाट आर द आंसर ए एंड बी इफ़ द जीरोज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट, पहले आपने जीरोज कहाँ पे लिया था, एट इन्फाइनाइट लिया था। अब वो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी लेनी है, यहाँ पे आपको 1.06 लेनी है। तो इस केस में PE अलग आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये 9 ले लीजिए, 9 × 10⁹ Q1 वही सेम चार्जेज आएंगे यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, और R आप यहाँ पे क्या लेंगे 1.06 इंटू एंगस्ट्रॉम में, तो इसे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जूल में आएगा पहले, फिर EV में कन्वर्ट करेंगे तो 9 × 10⁹ 1.6 10⁻⁻19, एक कट कर दिया 1.06 10⁻⁻10, तो ये EV में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 9 जब 1 ये 14.4 आएगा 10 की पावर पावर्स कट जाएंगी, और हम यहाँ पे कितना रह जाएगा 1.06, ये EV में आया है। जब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, अराउंड ये 13.6 आएगा, तो इसको आप लिख दीजिए 13.6 EV। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब देखिए इसमें हमें ए और बी पार्ट में हमें बताना है व्हाट आर सी पार्ट में हमें बताना है व्हाट आर द आंसर ऑफ ए एंड बी। तो ए तो इतना आ जाएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस होता है, राइट। और बी पार्ट के लिए तो यहाँ पे हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। पहले कितनी एनर्जी थी हमारे पास इस केस में, -27.2 EV, और ये कितनी है, तो ये प्लस हो जाएगी माइनस 13.6 EV, तो ये आ जाएगा -13.6 EV। तो इसके अपोजिट आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन रिक्वायर्ड हो जाएगा -13.6 EV, तो आंसर विल बी 13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hello student, today question is obtain equivalent capacitance of the network in the figure। फिगर आपको 2.35 फिगर NCERT क्वेश्चन है ये। फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। हमें यहाँ पे एक गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर गिवन है, जिसके अंदर C1 C2 C3 C4 4 capacitors are connected as shown in the figure and they are connected to 300 volt supply। We have to find out equivalent capacitance and
individual charge on the capacitors. Let's see. तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोर्स यहाँ पे कनेक्ट है, तो जब यहाँ पे कनेक्ट है तो चार्ज यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, राइट. तो एक चार्ज का पार्ट इधर जाएगा, एक चार्ज का पार्ट इधर जाएगा. तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों का नेट क्या आएगा, ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि इस लेग में चार्ज क्या है, सेम है, और इसमें चार्ज ऊपर है. तो ये इन दोनों का जो नेट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा. पहले हम इनको C2 और C3 को किस में निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट इन सीरीज में हम कैपेसिटर्स को कैसे ऐड करते हैं, 1/C2 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल्स टू 1/C डैश. इन दोनों का नेट हम C डैश मानते हैं. तो यहाँ पर 1/200 पिकोफैरेड बाद में लिख देंगे फाइनली, 1/200 इक्वल्स टू 1/C डैश. तो यहाँ से 200 1 प्लस 1 आ जाएगा 1/C डैश. तो C डैश आ जाएगा हमारे पास 200/2, दैट इज इक्वल्स टू 100 PF. अब देखिए यहाँ पे जितना कैपेसिटेंस है उतना ही इस लेग में भी कैपेसिटेंस है. इसका मतलब चार्ज क्या बटेगा इन दोनों में, बराबर. तो जितना चार्ज इधर आएगा उतना ही इधर जाएगा. अब देखिए इनका जो नेट आया है वो इसके साथ किस में है, पैरेलल में. तो नाउ C डैश एंड C1, नाउ C डैश एंड C1 आर इन पैरेलल. पैरेलल में क्यों है, क्योंकि चार्ज बढ़ता है. जब भी कभी कैपेसिटर में चार्ज लेग्स में बढ़ता है तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं. तो इन दोनों का नेट मान लीजिए C डबल डैश है, C डबल डैश इक्वल्स टू C डैश प्लस C1. ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200 PF. अब देखिए इन दोनों का इनका नेट और इसके साथ जो नेट आया है वो कितना आया है, 200 पिकोफैरेड आया है. तो वो कहीं यहाँ पर आएगा. अब देखिए ये जो चार्ज जाएगा ऐसे करके फिर इसी में आ जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया ना. तो चार्ज ऐसे करके ऐसे आएगा, तो इनका जो नेट आया है यहाँ पर और ये जो आया है तो चार्ज बटा नहीं है. तो क्या होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे. तो देखिए नाउ C4 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज में होंगे. सीरीज में हम कैसे निकाल देते हैं, मान लीजिए 1 इनका नेट है C ट्रिपल डैश 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश. C4 कितना है, 100, और C डबल डैश आपने निकाला था 200. तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 200 1 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये 3/200 आ जाएगा 1/C ट्रिपल डैश. C ट्रिपल डैश आ जाएगा आपके पास 200/3 पिकोफैरेड. तो ये पहला पार्ट आ गया. हमें क्या करना था, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था वो हमने निकाल दिया पहले पार्ट. दूसरा पार्ट हमें चार्ज बताना है एंड वोल्टेज बताना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो पहले हम देख लेते हैं टोटल चार्ज कितना है. टोटल C हमारे पास ये है, टोटल B इतना है. तो Q बराबर हम क्या जानते हैं, CB जानते हैं. तो C ट्रिपल डैश और ये हमारे पास है 200/3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू B इज हाउ मच, 300. तो ये इसको 100 टाइम कट करेगा, 2 जीरो रिड्यूस हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 10⁻⁸. तो टोटल चार्ज जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो चार्ज है कितना है, 2 इंटू 10⁻⁸. तो देखिए जितना नेट इन दोनों का आया था, इन दोनों का नेट कितना आया था, 100, और इसका भी 100 है. तो इस लेग में और इस लेग में चार्ज क्या होगा, बराबर बटेगा. कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज कितना जाएगा, इस लेग में 1 इंटू 10⁻⁸, और इस लेग में भी 1 इंटू 10⁻⁸ आएगा चार्ज. जब इस लेग में चार्ज 1 इंटू 10⁻⁸ आएगा तो
हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। तो Q1 तो आ गया आपके पास कितना 1 × 10⁻⁸ कूलम। अब हमें चाहिए इसके अंदर पोटेंशियल। तो B1 इक्वल्स टू क्या होता है Q1/C1। Q1 कितना निकाला आपने 10⁻⁸ अपॉन C1 कितना है इस पर 100 10⁻⁻12। तो ये आ जाएगा 10 और ये 100 वोल्ट। इस पे पोटेंशियल आएगा 100 वोल्ट। अब देखिए इन दोनों पर, ये दोनों बराबर हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा B2 और B3। अब देखिए यहाँ पे चार्ज तो सेम है। चार्ज कितना इस लेग में जा रहा है 2 × Q2/C2। Q2 कितना है हमारे पास 1 × 10⁻⁸ और ये कितना है 200 × 10⁻12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही B3 निकाल सकते हैं हम लोग Q3/C3। Q3 कितना है हमारे पास, इस लेग में चार्ज सेम रहेगा तो वही सेम पहले वाला 10⁻⁸ अपॉन C3 इज हाउ मच 200 पिको -12। तो इसको सॉल्व करेंगे अगेन तो ये 50 वोल्ट आएगा। अब हमें इस लेग में और पोटेंशियल चाहिए तो इस लेग के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ से चार्ज कितना आया, यहाँ से चार्ज आया 1 × 10⁻⁸ और इधर से कितना है 1 × 10⁻⁸। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा वापस 2 × 10⁻⁸ हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज हमें कितना है इस लेग में, हमें B4 निकालना है। B4 टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है Q4, ये Q4 लिख दीजिए पहले Q4/C4। Q4 इज हाउ मच 2 × 10⁻⁸ एंड C4 इज हाउ मच 100 -12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये -10 हो जाएगा और 200 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। तो B1 कितना आया 50, B2 कितना आया और B1 आया 100, B2 कितना आया 50, B3 कितना आया 50, B4 कितना आया 200। ये तो पोटेंशियल्स हो गए। एंड चार्जेस कितने आए थे, Q1 कितना आया 1 × 10⁻⁸, Q2 कितना आया 1 × 10⁻⁸, एंड Q3 कितना आया 1 × 10⁻⁸, एंड Q4 कितना आया 2 × 10⁻⁸। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, चार्ज का यहाँ से देखना है कि चार्ज कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। यदि जहाँ चार्ज बढ़ता है वो सीरीज पैरेलल में होते हैं, जहाँ पे चार्ज नहीं बढ़ता है वो पैरेलल में होते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला एंड जब कैपेसिटेंस आ गया टोटल पोटेंशियल गिवन था, टोटल चार्ज निकाला, फिर यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया क्योंकि इस लेग में पोटेंशियल सेम था, कैपेसिटेंस सेम था, 200 और 200 100 हो गया था और यहाँ पे भी 100 था। तो यहाँ से ये जो चार्ज है आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, ये वापस मिलके फिर 2 × 10⁻⁸ हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द NCERT। थैंक यू। Hello student, question number 2.26 NCERT, electrostatic potential and capacitance. The plates of a parallel plate capacitor have an area of, area आपको प्लेट का दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आर सेपरेटेड, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सेपरेटेड हैं बाई 2.5 mm। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कैपेसिटर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग है, वोल्टेज कितना अप्लाइड है 400 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लीजिए और ये इसका सेपरेशन है और ये एरिया ऑफ द प्लेट हो जाएगा और ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है इंडक्शन की वजह से,
क्योंकि प्लेट्स काफ़ी क्लोजर होती हैं। अब यहाँ पर फील्ड ऐसे करके होता है, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एयर मान के चलेंगे। तो हमें पहला पार्ट करना है, हाउ मच व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एक तो हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो U इक्वल्स टू होता है हाफ सी बी स्क्वायर। अब देखिए C नहीं पता है, C कितना होता है पैरेलल प्लेट के लिए, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसका मैं प्रूफ कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। तो ये एयर कैपेसिटर है, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। एरिया आपको कितना दिया है, 90 इंटू 10 की पावर -4। इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 10 की पावर -12 ओवर सेपरेशन आपको 2.5 10 की पावर -3। अब देखिए पावर पहले एडजस्ट करिए, तो यहाँ पे -3 से -3 कट जाएगी तो पावर 1 रह जाएगी -1। अब ये कितनी हो गई पावर, और 1 0 से ये पावर कट जाएगी तो ये ख़त्म। 9 इंटू 8.86 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 2.5। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8.86 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, 9 6 जा 54, 5 9 8 जा 72, 75 7 9 8 जा 72 79, तो ये आएगा 79 समथिंग आएगा। 7 4 10 की पावर -12 अपॉन 2.5। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए हमें हाफ सी हमने कितना निकाला है, ये डाल दीजिए 9.74 इंटू 10 की पावर -12 ओवर कितना था 2.5 इंटू बी हाउ मच 400 वोल्ट। तो 400 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 लिख लीजिए पहले का स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया 79.74 10 की पावर -12, और ये आ गया 16 10 की पावर 4 अपॉन में 5। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पावर एडजस्ट करते हैं, 79.74 इंटू 16 अपॉन में 5 10 की पावर -8, बड़े आराम से हो सकता है। अब देखिए ये इसको कितने बार कट करेगा, 5, ये इसको कट कर देगा 3.2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 79.74 इंटू 3.2 10 की पावर -8। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है। तो ये अराउंड कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे याद है 2.55 समथिंग इंटू 10 की पावर -6 जूल। इतनी एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज दिस मच। अब कहता है व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जो ये जो एनर्जी होती है बिटवीन द प्लेट्स स्टोर होती है, ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको इसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालना है। तो इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिवाइड बाई वॉल्यूम, जो प्लेट्स इसका वॉल्यूम होता है। तो ये आपने कितना निकाला, 2.55 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एरिया आपको कितना दिया हुआ है, 90 इंटू 10 की पावर -4, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट आपको 2.5 दिया हुआ है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2.55 इंटू 10 की पावर -2 रह जाएगी, क्योंकि नीचे -4 है, और ये कितना हो जाएगा, एक 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 25 9 जा कितना होता है 225, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये
पावर इसको हम बढ़ा सकते हैं, 255 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 225। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 के अराउंड आएगा, अराउंड पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 0.113। तो ये क्या है, जूल पर मीटर क्यूब लिख देंगे क्योंकि वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स वाई ये आ जाएगा। एंड अगला पार्ट जो है इसका कहता है डिराइव, हेंस डिराइव ए रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन यू एंड, हमें स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो देखिए अभी हमने एनर्जी कितनी डिराइव निकाली थी, हाफ CV² होती है, और U इक्वल्स टू हाफ C कितना है, KA∈0 अपॉन में D। B को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू D लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, स्मॉल यू निकालना है, तो स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी है और ये एनर्जी है और ये पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसको यदि डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ KA∈0 E² D² अपॉन में D है पहले से, इंटू AD। तो ये इसने इसको मारा और A ने A को मारा, तो आपके पास क्या बचा, हाफ KA∈0 E²। K यदि 1 है, एयर कैपेसिटर है, तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ ε0 E²। तो ये स्मॉल यू आ गया। आपको किसके बीच में रिलेशन दिखाना था, स्मॉल यू और कैपिटल E के बीच में रिलेशन दिखाना था।